हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? हमारी ये जो रिएक्शन सीरीज चल रही है बच्चों लोग, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। यस बच्चों, ये जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है, इसकी आज मैं एमसीक्यू सॉल्व करने की सारी मास्टर ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। आप सबको पता है कि इस चैप्टर के काफी जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हेनरी है, कॉलिगेटिव, उसके बाद राउल्ट वाला कंसेप्ट, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये सारे फंडामेंटल कंसेप्ट है। आपको कैलकुलेशन तो आती होगी, लेकिन कौन सी फॉर्मूला कब यूज करना है, एंड ये सारी फॉर्मूलाज यूज किए बिना भी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि एमसीक्यू सॉल्विंग जो ट्रिक्स रहती है वो ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं, तो मैंने क्या किया है बच्चों लोग कि आपके लिए मैंने ऐसे 30 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जिसमें मैं सारे पूरे चैप्टर की एमसीक्यू सॉल्विंग आज मास्टर ट्रिक बताने वाला हूं। राइट बच्चे लोग, तो चलिए फटाफट हम ये शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का हेनरीज लॉ। तो पहले मैं हेनरीज लॉ के बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। यस बच्चों, तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। चलो बच्चों, एक चीज मैं आपके साथ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये हमारा जो चैप्टर है थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। राइट, तो मैंने क्या किया है, इसके कुछ सॉल्यूशन मैंने प्री डिफाइंड यहाँ पर दिए हुए हैं, क्योंकि ये चालू रिकॉर्डिंग में मैं अगर कैलकुलेटर लेके साथ में बैठूंगा, मैं कैलकुलेशन करूंगा, फिर यहाँ पर डेटा पुट करूंगा, तो ये वीडियो 1-2 घंटे का बन जाएगा और आपको शॉर्ट टाइम में ये रिवाइज करने के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया है, मेरा लॉजिक प्लस प्री कैलकुलेटेड डेटा मैं यहाँ पर रखूंगा। रेडी, तो आपको कैलकुलेशन तो आता ही है, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे करना है, कौन से ट्रिक कहां पर यूज करने वाला हूं मैं, रेडी, यही तो आपको मुझसे चाहिए, तो मैं यही आपको आज देने वाला हूं। राइट, तो चलिए, तो मैं यहां पर यस बच्चों, जो हमें यहाँ कंपाउंड्स दिए हैं, समझ लीजिए कि क्वेश्चन दिया है हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। रेडी, और यहां पर जो बच्चे कंपाउंड्स दिए हुए हैं वो सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मतलब कि ये सेम क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल, इथर वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा। रेडी, तो ये ऑर्गेनिक को यहां पर कनेक्ट क्यों किया है, ऑब्वियसली हेनरी ने हमें बताया था। रेडी, कि किसी भी लिक्विड के ऊपर कोई भी गैस हम रखेंगे, उसको हम कंप्रेस करेंगे, रेडी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पर जो सारे मैंने जो कंपाउंड दिए हुए, इथेनॉल है, इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, रेडी मींस के ग्लिसरीन, प्रोपेनॉल, तो इसके स्ट्रक्चर्स मैंने बच्चे लोग आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं। रेडी, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स में ये एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक क्या है, तो ये हमारी मास्टर स्मार्ट टिप है। क्या स्मार्ट टिप है बच्चे लोग, एज द नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीजेस, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ये सारे कंपाउंड की टेंडेंसी वाटर के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। यस, तो क्या होगा, ये सारे कंपाउंड की वाटर में सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो चलिए पहले देखते हैं इथेनॉल में बच्चे लोग नंबर ऑफ OH कितने हैं, 1। इथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप 2 है, और ये हमारा ऑप्शन सी, रेडी, विच है 1, 2 एंड 3 OH ग्रुप। तो ऑब्वियसली एज द नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीजेस, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जितने बढ़ते हैं, तो ये OH ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड फॉर्म करते हैं, रेडी, एंड H बॉन्ड बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यहां पर हमारा आंसर क्या रहेगा, सी। राइट बच्चे लोग, चलिए थोड़ा अभी आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, यस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। From the given graph at a constant temperature, which gas has the least solubility? यहाँ पर जो ग्राफ में बच्चे लोगों में दिखाया है गैस A, B, C, D, इसमें से सबसे कम कौन सा गैस डिसॉल्व होगा। रेडी बच्चे लोग, तो चलिए समझ लीजिए, ये तो आपको पता ही होगा। समझ लीजिए कि P = KH × X दिया हुआ है। राइट, समझ लीजिए, मैं थोड़ा अपने आप को यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से सॉल्यूशन देख पाए। ओके बच्चों, रेडी, चलिए, तो आप अच्छी तरह से आप देख पाएंगे। तो P = KH × X। ओके, चलिए, इसको अगर हम Y = mx + c, जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, उसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, राइट, तो Y एक्सिस पर हमारा यहाँ पर प्रेशर लिया हुआ, यस, X एक्सिस पर क्या लिया हुआ है, यस, सॉल्युबिलिटी मींस मोल फ्रैक्शन, एंड M = KH मतलब स्लोप। रेडी, जो मैथ्स वाले बच्चे उनको शायद पता होगा, बायो वाले ग्रुप को शायद नहीं भी पता होगा कि ये जो Y = mx + c जो हमारी फॉर्मूला, उसमें M मतलब के स्लोप मतलब कि समझ लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ दिया है,
ग्राफ में अगर मैं ये देख रहा हूं, इस तरह से हम स्लोप निकालते हैं। यस, दिस इज द स्लोप्स ऑफ दिस ग्राफ, राइट बच्चों। तो यहां सबको देखकर पता चलेगा कि जो हमारा गैस ए है, रेडी, गैस ए वाली जो लाइन है उसका स्लोप सबसे ज्यादा है, एंड गैस डी है, रेडी। यहां पर जो बच्चे लोग सबको देखकर पता चल गया होगा कि ग्राफ में जो गैस ए मैंने दिया है उसका स्लोप सबसे ज्यादा है, एंड गैस डी का स्लोप सबसे कम दिया है। ओके, तो चलिए मैंने यहां पर स्लोप का ऑर्डर लिखा है। स्लोप का ऑर्डर ये बनेगा, स्लोप एम मतलब कि के एच, रेडी, ए सबसे ज्यादा स्लोप, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो स्लोप का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या कनेक्शन है, तो चलिए मैंने कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन यहां पर आपको दिया है। समझ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ वी ऑल नो दैट P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो ये जो एक्स सॉल्युबिलिटी उसको मैं अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन के एच, मतलब सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच, एंड के एच बच्चों हमारा क्या है, स्लोप, एंड स्लोप का ऑर्डर क्या है बच्चे लोग, तो ए हमारा जो है उसका स्लोप सबसे ज्यादा। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला के एच बढ़ेगा बच्चे लोग तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यस, के एच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, राइट। यस, तो हमारा ए में सबसे ज्यादा स्लोप दिया हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। ओके बच्चे लोग, चलिए तो मैं यहां पर ये जो एरो लाइंस निकाल देता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं। यस, अभी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चे लोग पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक स्मार्ट टिप्स देख लीजिए। समझ लीजिए कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किस पर डिपेंड करती है, तो दे डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रेडी। गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। तो एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस तो वेपर प्रेशर बच्चे लोग क्या होगा, डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, रेडी। तो ये एमसीक्यू सॉल्विंग हमारी ट्रिक्स है। तो चलिए इसके बेस हम पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मुझे यहाँ डिफरेंट कंपाउंड्स दिए है एंड मैंने जानबूझ के एक ऐसा क्वेश्चन लिया कि जिसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी डिफरेंट दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है बच्चे लोग, तो यस दिस इज द ट्रिक। पहले हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने पड़ेंगे। यस, तो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू आयंस। तो मोल्स कहां से मिलेंगे, सिंपल, ये क्वेश्चन में जितने भी आगे हमें डिजिट दिए, समझ लीजिए कि 0.5 मोलर NaCl, क्या मतलब है इसका, 0.5 मोल NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 0.5 क्या है, मोल है, नीचे 0.25 मोल है, 0.2 क्या है, मोल्स है। तो इसके जो मोल्स है उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आयन से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड उसके बाद जो नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में बच्चे लोग पूछा गया है क्या, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हमने देखा कि एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो ये 4 जो ऑप्शन दिए हुए जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आएगा, रेडी, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। तो चलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं। यस बच्चे लोग, तो यहां पर आंसर दिया हुआ ए, मतलब कि मैं आपको सैंपल समझा देता हूं कि NaCl के मोल्स थे 0.5, उसको एवोगैड्रो नंबर तो सब में कॉमन रहेगा, NaCl में Na+Cl-। उसके बाद है हमारा सुक्रोज। तो बच्चे लोग सुक्रोज का डिसोसिएशन नहीं होता है, रेडी, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड। ओके, उसके बाद CaCl2 का तो सबको पता है, 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हुए उसके 3, एंड उसके बाद अगेन आया ग्लूकोज। तो बच्चे लोग ग्लूकोज का भी डिसोसिएशन नहीं होता है। तो मैंने ग्लूकोज एंड सुक्रोज में क्या लिया है, नंबर 1 लिया है, मतलब कि आयंस उसके 1 ही मैंने कंसीडर किया, सिंगल सिंपल मॉलिक्यूल रहेगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो एक में आया 1, 0.2, 0.75 एंड 0.2। तो ऑब्वियसली 1 सबसे ज्यादा है, तो हमारा यहां पर आंसर रहेगा 0.5 मोलर NaCl, मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। ओके बच्चे लोग, चलिए तो अभी आगे बढ़ते। दूसरा इसी तरह का, लेकिन अभी मैंने यहां पर चेंज कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट एंड मैंने लिया है लोवेस्ट। अच्छे बच्चे इसमें कमजोर हो जाते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में हाईएस्ट लोएस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, पहले मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालूंगा। तो मैंने सभी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर निकाल दिए हैं।
चलिए अभी फ्रीजिंग पॉइंट में बच्चे लोग यहां पर आंसर दिया है डी, मतलब सिंपल, एज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज 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 डिक्रीज। मतलब समझ लीजिए कि यहां पर जो हमारा ऑप्शन डी दिया है 1.2 मोलर NH2COH, मतलब इट इज अ यूरिया, राइट बच्चे लोग। तो ऑब्वियसली यूरिया का भी डिसोसिएशन नहीं होता। सिंपली सॉरी, मैंने ये कैलकुलेशन में आपको यहाँ थोड़ा करेक्शन करना है। हाँ, जो क्वेश्चन में सही दिया था मैंने SO4 थ्राइस, नीचे थोड़ा लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर भी मैंने 3 कर दिया है, नंबर ऑफ आयंस 5 ही लेना है। रेडी? तो चलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ 0.22 को 3 से, सभी को मैंने नंबर ऑफ आयंस से मल्टीप्लाई किया, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयंस किस में निकल के आते हैं? यूरिया में। तो ऑब्वियसली सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट इसका लोएस्ट, लोएस्ट मतलब इस तरह से देखना है हमें बच्चे लोग, समझ लीजिए -1, -2, -3, -4, -6, रेडी? तो ये -6 से लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। मतलब एज ए एग्जांपल कि ये जो यूरिया है, तो यूरिया का फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहेगा? -6। इट इज जस्ट एग्जांपल, राइट? चलिए ओके, अभी मैं आगे बढ़ता हूं। यस, सबसे बढ़िया क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आ चुका है, लोवेस्ट वेपर प्रेशर, लेकिन यहां पर परसेंटेज दिए हुए बच्चे लोग, तो समझो कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। इसमें हमें क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे? मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ आयंस। तो ये मोल्स कैसे निकालेंगे? तो सिंपल बच्चे लोग, यहां पर जो हमें 111 दिया है, ये क्या है? तो इसका मतलब ये हो सकता है 1 ग्राम सुक्रोज इन, ओके चलो परसेंटेज है तो ऑब्वियसली हम क्या लेंगे? 100 ग्राम सॉल्यूशन, रेडी? तो मतलब कि सॉल्यूट का ग्राम रहेगा 1, टोटल सॉल्यूशन का मास रहेगा 100, लेकिन इसकी कुछ ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमने यहां पर क्या किया है, हमारा जो कंसेप्ट, जो स्मार्ट टिप्स है क्या है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू आयंस। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? सिंपल, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चे लोग यहां सबका गिवन मास क्या है? 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, एंड डिनोमिनेटर में मैंने सबके इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मास लिखे हैं, रेडी? तो ये क्या निकल के आ गया हमारा? मोल, मोल इंटू एवोगैड्रो इंटू नंबर ऑफ आयंस। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टोटल आयंस निकल के आ गए। ओके, अभी हमें यहां पर पूछा है लोवेस्ट वेपर प्रेशर। सिंपल, एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज वेपर प्रेशर डिक्रीज 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 डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स इसमें बच्चे लोग ऑप्शन बी में हमें दिए हुए हैं, रेडी? 0.03, रेडी? तो ऑब्वियसली आंसर रहेगा हमारा इसमें बी। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वियस सॉल्यूशन हैज ए हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर? सुपर्ब। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन बच्चे लोग आपको सॉल्व कर, इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉजिकल है, थोड़ा दिमाग नहीं, ज्यादा दिमाग इसमें जरूरत पड़ेगी। चलिए, हाईएस्ट वेपर प्रेशर हमें निकालना है। ओके, वेपर प्रेशर में क्या है? एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। यस, तो दो कंपाउंड बच्चों को हमें दिया है H2SO4 एंड NaCl। तो ऑब्वियसली H2SO4 में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, यस, तो वेपर प्रेशर कम आएगा। तो ऑब्वियसली कि यहां पर आंसर आने वाला है NaCl। यस, लेकिन दो टाइप के NaCl है। एक NaCl बच्चों हमें दिया है 1 मोलर और एक दिया है 1 मोलल। तो दोनों में NaCl का मोल तो सेम ही रहेगा। समझ लीजिए कि 1 मोलर 1 मोलर, तो 1 मोलर में NaCl 1 मोल, इसमें भी NaCl 1 मोल, रेडी? ओके, आयंस भी दोनों में सेम रहेंगे, तो 1 मोल इंटू टू, इसमें भी 1 मोल इंटू 2। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो तो दोनों में सेम है। तो अभी हमें किसको फोकस करना पड़ेगा? नाउ अभी हमें फोकस करना पड़ेगा सॉल्वेंट पे। तो सॉल्वेंट भी दोनों में वाटर है, लेकिन दोनों में से किसमें ज्यादा सॉल्वेंट है? तो ऑब्वियसली कि 1 मोलर बच्चों क्या है? तो 1 मोलर में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलके कितना बनता है? 1 लीटर। लेकिन 1 मोलर में
प्योर जो सॉल्वेंट अकेला है वही अकेला 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और हम वाटर लेंगे तो इसको हम 1000 ml भी लिख सकते हैं। मतलब बच्चे लोग कि जो हमारा 1 मोलर वाला सॉल्यूशन है उसमें प्योर सॉल्वेंट अकेला ही कितना है 1 kg और 1000 ग्राम, और वी कैन से दैट 1000 ml और वी कैन से दैट 1 लीटर ओनली फॉर वाटर। रेडी? तो अकेला पानी मतलब सॉल्वेंट ही 1 लीटर है और इसमें दोनों को मिलाकर 1 लीटर, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा वाटर कंटेंट, जो हमारा सॉल्वेंट है, ऑब्वियसली ऑलवेज इट विल बी लेस देन 1 लीटर। राइट बच्चों? तो इन दोनों में से सॉल्वेंट किसमें ज्यादा है? यस, तो हमारा आंसर इसमें रहेगा डी। ओके बच्चे लोग, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, ये भी कुछ थोड़ा नया क्वेश्चन लेकर आए हम। रेडी? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब दोनों ये सभी जो कंपाउंड्स दिए, अभी यहां पर ना कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ना परसेंटेज, ग्राम्स दिए हुए, तो हम लोग सोचेंगे सभी के ग्राम्स सेम है तो NaCl KCl दोनों में नंबर ऑफ आयंस 2 आने वाले हैं, शुगर और ग्लूकोज में तो आयंस नहीं बनने वाले, तो कंफ्यूज नहीं बच्चे लोग। यहां पर ग्राम्स सेम है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनके मोल्स डिफरेंट रहेंगे। कैसे? समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए मैंने 1 kg एप्पल लिया है, 1 kg मैंने कुछ दूसरा छोटा सा फ्रूट लिया है, एंड मैंने 1 kg ग्रेप्स लिया है। तो एप्पल बच्चे लोग 1 kg में कितने आएंगे? 4 या 5 ही आएंगे, लेकिन ग्रेप्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिविजुअल जो पार्टिकल है उसका मास कम है। तो इसका क्या रिलेशन है? समझिए, इसका ये रिलेशन है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब बच्चे लोग आपने डेल्टा पी मतलब क्या, राउल्ट की जो फॉर्मूलाज है, बॉइलिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की, ऑस्मोटिक प्रेशर, सभी की फॉर्मूला में आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑलवेज डिनोमिनेटर में आएगा। रेडी? तो वी कैन से दैट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। यस, तो चलिए, तो इसमें जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, राइट, ऑब्वियसली कि उसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। रेडी? ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। यस, तो समझिए NaCl का बच्चे लोग मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो NaCl का मास है 58.5। रेडी? KCl नियरली 74.5, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। शुगर का कितना है? 342 एंड ग्लूकोज है 180। तो बच्चे लोग अगर हम सभी का 1 डिवाइड बाय करेंगे, 1 डिवाइड बाय दिस 1, 10 डिवाइड बाय, सॉरी, तो अगर हम करेंगे 10 डिवाइड बाय 58.5, 10 डिवाइड बाय 74.5, 10 डिवाइड बाय 3 एंड दिस 10 डिवाइड बाय 150, तो सबसे ज्यादा मोल्स किसके निकल के आएंगे? ऑब्वियसली 10 ग्राम NaCl। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है। मोल में भी सेम ऐसा ही है। क्या है मोल? तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यस, तो सभी के गिवन मास तो सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसके मोल्स सबसे ज्यादा होंगे। राइट बच्चे लोग? और जिसके मोल्स सबसे ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सबसे ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसके सबसे ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली कि बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ही सबसे ज्यादा होगा। लेकिन शॉर्टकट में हम ये जितने भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है, अगर हमें ग्राम्स इक्वल दिए हुए तो डायरेक्टली हम इस शॉर्टकट फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये जो सारे चेंजेस होने वाले हैं, रेडी, तो इसका मैक्सिमम रिजल्ट किसमें दिखने को मिलेगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है। भाई मॉलिक्यूलर मास कम होंगे तो मोल्स ज्यादा होंगे, मोल्स ज्यादा होंगे तो आयंस पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, एंड पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज भी मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं राउल्ट लॉ। ओके, तो चलिए पहला हमारे राउल्ट लॉ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, टोटल प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट A एंड B राइट इज 0.02 बार। चलिए कुछ डेटा हम लिखते हैं। टोटल प्रेशर मतलब कि हमें क्या दिया है? ये PT, ये हमारा PT है। ओके, एट इक्विलिब्रियम, यस इट इज द मेन की वर्ड, इक्विलिब्रियम। इफ द मोल फ्रैक्शन ready of component A is 0.2 then what will be the mole fraction of component B? ओके बच्चे लोग, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो तरह के मोल फ्रैक्शन, एक x वाला है एक y वाला है।
तो यहाँ पर बच्चे लोग हमें इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पर x वाला नहीं y वाला मोल फ्रैक्शन हमें निकालना होता है। रेडी? तो चलिए क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दिया हुआ है। पहले तो ये जो गिवन डेटा है आपको, रेडी, PT इज इक्वल टू जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, YA इक्विलिब्रियम पे कंपोनेंट A के मोल फ्रैक्शन है 0.2, तो मुझे क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B PB। तो इसके लिए मैं पहला स्टेप समझ लीजिए ये करता हूं, एट इक्विलिब्रियम वी ऑल नो दैट P इज इक्वल टू क्या है, YA इंटू PT। तो YA मैंने यहां से डेटा रख दिया, PT वाला भी डेटा रख दिया, तो मुझे PA पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A मिल गया 0.02। राइट? जल्दी जल्दी में बच्चे ऑलवेज ये 0.04 वाला आंसर है, सॉरी, तो 0.04 वाला आंसर टिक करते, लेकिन आंसर 0.04 वाला नहीं आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। तो मुझे ये टोटल प्रेशर वाली फॉर्मूला में सारे डेटा रख कर मुझे आंसर लाना पड़ेगा, एंड द फाइनल आंसर इज C 0.016। ओके, चलिए बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 9, इफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिवन, 0.2 दिया है, स्टेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। रेडी? छोटी सी भी गलती जान ले लेगी। रेडी? दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब बच्चे लोग शॉर्ट में इसे बोलते हैं RLVP। तो RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मुझे क्या दिया हुआ है, 0.2। देखिए इधर सॉल्यूशन में ये फॉर्मूला आप सबको पता है। रेडी? P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू x2। तो ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है हमारा P10 माइनस P1 अपॉन P10, इसे हम कहते हैं RLVP। x2 is the mole fraction of solute, और it is already given in question 0.2। लेकिन मुझे यहाँ पर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन नहीं पूछे। जनरली बच्चे जल्दी जल्दी में आंसर 0.2 ही टिक करते, लेकिन आंसर 0.2 नहीं आएगा, आंसर आएगा 0.8। रेडी? व्हाई? बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2, तो आंसर रहेगा 0.8। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, संभाल के चलना पड़ेगा। राइट? चलिए यहाँ पर ग्राफ में हमें कुछ डेटा दिए हुए हैं। ओके, रेडी? तो फ्रॉम द गिवन फिगर कैलकुलेट, क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PT, रेडी, कंटेनिंग 1 मोल A कंपोनेंट एंड 3 मोल ऑफ कंपोनेंट B। ओके, चलिए PT का फॉर्मूला आप सबको शायद पता होगा, PT इज इक्वल टू क्या है, रेडी, P10 प्लस वो वाला फॉर्मूला जो दोनों कंपाउंड के वेपर प्रेशर दिए हुए, तो वो तो पता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन डेटा में, रेडी, जो कंपाउंड A है उसका PA0, कंपाउंड B का PB0 हमें तो दिया नहीं है, कैसे निकालेंगे, फ्रॉम ग्राफ बच्चे लोग। यस, तो ये समझ लीजिए कि ग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो x से इंक्रीज, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, A वाला पार्ट है, यहाँ पर B वाला पार्ट है। रेडी? तो ये जो मुझे बच्चे लोग यहाँ पर डेटा दिया हुआ, ये क्या होगा, PA0। रेडी? और यहाँ पर जो दिया है वो क्या है, PB0। कैसे पता चला? ऑब्वियसली बच्चे लोग कि समझ लीजिए यहाँ पर 1 दिया है, मतलब यहाँ पर XA इज इक्वल टू 1, प्योरली कंपोनेंट A ही है, वहां पर कंपोनेंट B नहीं है, तो उस टाइम पर प्रेशर जो है PB0 है। रेडी? ये जो है इस डायरेक्शन में कंपोनेंट B इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज दी PB0। तो यह ग्राफ से मुझे PA एंड PB0 मिल गया। PA0 कितना होगा, 60, PB0 कितना होगा, 80। ओके, तो चलिए मैं फॉर्मूला में रखूंगा। तो पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट A कंपोनेंट B के मोल्स निकाल रहा हूं एंड उसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है। उसके बाद ये फॉर्मूला में मैंने डेटा रखा है, तो फाइनली मेरा आंसर क्या निकल के आया, 75। तो बच्चों लोग यहाँ पर ग्राफ का यूज क्या था, तो ये जो हमारी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में ये PA0 एंड PB0 ये हमें कहां से निकालना है, फ्रॉम ग्राफ। ओके बच्चे लोग, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसी तरह का कुछ नया क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 26 mmHg। प्योर वाटर लिखा है तो ऑब्वियसली इट इज दी क्या है, PA0, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। ओके, इफ 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम वाटर, व्हाट विल बी दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। काफी सिंपल क्वेश्चन है। लॉजिक इसमें ये है बच्चे लोग कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 26 है, अगर आप उसमें कुछ कोई और भी कंपाउंड, आइदर ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, कुछ भी डालेंगे तो ऑब्वियसली वो सॉल्यूशन बन जाएगा।
और राउल्ट ने क्या बताया था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज कम रहता है, किससे? प्योर वाटर से। रेडी? तो दिस इज द एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। टू व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? किससे? तो जनरली बच्चे यहां पर क्या लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि सबको ये फॉर्मूला अभी अभी पता थी, क्या? P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू x2 एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और यहां पर कंपोनेंट भी क्या दिया है? नॉन वॉलेटाइल। और बच्चे खड़े हो जाएंगे, ये सर यहां पर पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर सॉल्वेंट नहीं आएगा, सॉल्यूट आएगा। लेकिन रुक जाओ बच्चे, जस्ट चिल ठोंडो। एक्चुअली यहां पर क्या पूछा गया है थोड़ा डिटेल में देखेंगे। रेडी? समझ लीजिए, ये सॉल्यूशन देखिए, ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखी है। यस, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। ये जो नॉन वॉलेटाइल वाला जो थियरी है, हम स्टार्टिंग में पहले यहीं से तो स्टार्ट करते हैं। रेडी? वेपर प्रेशर ऑफ दिस इज दी क्या? सॉल्यूशन। इट इज इक्वल टू P10 प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एंड इनटू मोल फ्रैक्शन। तो इसमें से शॉर्टकट क्या निकल के आया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी अभी हमने ऊपर लिखा था वो क्या था? मैं जो जानता हूं वो क्या है? ये बच्चे लोग, ये दूसरा पार्ट ये है। एक्स्ट्रा टिप्स में ये है कि ये जो पूरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इधर कभी कभी क्वेश्चन ये दिया जाता है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, और कभी कभी दिया जाता है डेल्टा P। तो ये सारी चीजें दी है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन मुझे यहां पर क्या पूछा था? वेपर प्रेशर ऑफ ओनली क्या पूछा है? सॉल्यूशन। मतलब कि दे आर आस्किंग ओनली P1, नॉट डेल्टा P, नॉट रिलेटिव लोअरिंग, नॉट डिक्रीज और चेंज इन वेपर प्रेशर। राइट बच्चे लोग? तो ये क्वेश्चन के साथ ये जो मास्टर एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की ओर। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम वाटर। अच्छा है, क्या है फ्रीजिंग पॉइंट? -1। ओके, अगर व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन? क्या मैं 342 ग्राम शुगर डिसॉल्व करता हूं 1000 ग्राम वाटर में? तो यहां पर एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक आपको अप्लाई करना है। आपका कैलकुलेटर इसमें ज्यादा काम नहीं लगेगा, दिमाग काम लगेगा। क्या है बच्चों? देखो यहां पर मुझे दिया है 6 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम वाटर। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये 1 मोलल सॉल्यूशन है। कैसे? देखिए, समझ लीजिए कि 60 ग्राम यूरिया इन 1000 ग्राम वाटर, तो 1 मोलल। ये तो मुझे पता है। कैसे? 60 ग्राम यूरिया मतलब ये यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 है। हाँ है, तो 1000 ग्राम वाटर में ऐड करूंगा। यस, तो क्या बनेगा? 1 मोलल। यस, अगर मैं 60 को 6 ग्राम कर रहा हूं, 1000 को 100 ग्राम कर रहा हूं, रेडी, फिर भी ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? 1 मोलल। तो मेरा ये जो यूरिया वाला सॉल्यूशन है क्या है? 1 मोलल। अभी मेरा जो शुगर वाला सॉल्यूशन, उसमें मुझे क्या दिया था? 342 ग्राम शुगर, यस, 1000 ग्राम वाटर, तो उसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या निकल के आया? 1 मोलल। तो दोनों 1 मोलल है। यस, तो इसकी एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक क्या है? फॉर इक्विमोलल सॉल्यूशन डेल्टा TF और डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और वी कैन से दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज इक्वल सेम रहता है। ये तो मैंने पर्टिकुलरली फ्रीजिंग पॉइंट का लिखा, लेकिन बच्चों जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, आइदर इट इज अ वेपर प्रेशर ले लीजिए, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ऑस्मोटिक, राइट, तो इनमें जो भी चेंजेस है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं। यस, मतलब कि नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। यस, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर्स पे डिपेंड करती है। नंबर्स मतलब कि मोल्स, आयंस। तो नॉट ओनली इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन जो हमारा वेपर है, बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है, ऑस्मोटिक, सभी में एक तरह का ही चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। KF वाटर का दिया है 1.86। अगर 342 ग्राम सुक्रोज में 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट? सिंपल, अभी हमने आगे देखा, उसका ही थोड़ा इसमें टच आपको देखने को मिलेगा। क्या पहले मैंने क्या निकाला बच्चे लोग? तो मैंने सुक्रोज के मोल्स निकाले।
ऑब्वियसली गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास करके 1 मोल रहेगा। एंड फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ। बच्चे लोग आपको ये फॉर्मूला पता तो हो गई, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। एम मतलब मोलालिटी, तो मोलालिटी की जगह पर मैं अगर 1 लूंगा तो फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑलवेज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू केएफ मतलब के 1.86 हो गया। यस, तो मैं अगर 0 माइनस 1.86 करूंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। राइट, तो ये भी एक एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक है। ओके बच्चे लोग, चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट की ओर। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया है। ये सारी टेक्निक्स है, जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। मोलालिटी 1000 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस डिवाइड बाय दिस करके आप कर लेंगे। लेकिन इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं उसमें ही मेरी जरूरत आपको पड़ेगी। चलिए, हमें पूछा गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। मतलब कब केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। अभी अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, ये फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अगर मैं मोलालिटी इक्वल टू 1 ले लेता हूं, मतलब कि मैं 1 मोलर सॉल्यूशन लूंगा तो उसके लिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ आएगा। तो चलिए जो सारे सॉल्यूशन दिए हैं उसके मोल्स निकालते हैं। सिंपली पहला जो मुझे दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज दिया है। बच्चे लोग हमें पता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 180। तो अगर मैं 180 ग्राम 1000 में डिसॉल्व करूंगा तो 1 मोल, लेकिन अभी 180 नहीं है, ओनली कितना है 18। तो ऑब्वियसली इसके मोल्स कितने निकल के आएंगे, 0.1। चलिए नीचे मुझे दिया है 1800, तो 180 डालूंगा तो 1 मोल। अगर मैंने 1800 तो इसके कितने मोल्स निकल के आएंगे, 10 मोल्स। राइट, चलिए अभी 18 ग्राम डिसॉल्व करूंगा, 18 ग्राम इन 100, तो ऑब्वियसली ये कितना बनेगा, 1 मोल। एंड 180 ग्राम इन 100, तो ये भी कितना बनेगा, 10 मोल। राइट बच्चों लोग, तो यहां पर आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सी। रेडी, तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एन एक्वियस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम यूरिया, रेडी, बॉइल्स एट 100.28 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ग्लूकोज हैविंग द सेम वॉल्यूम। देखिए 1 ग्राम यूरिया और यहां पर क्या है, 3 ग्राम ग्लूकोज। चलिए पहले मोल्स निकालते हैं। रेडी बच्चों लोग, तो जो ये मैंने आगे अभी डिस्कस किया था उसके रिलेटेड ही कुछ है। डेल्टा टीबी और वी कैन से दैट टीबी डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने दोनों के मोल्स निकाले, तो दोनों के मोल्स कैसे आए, इक्वल। एंड यूरिया तो उसका डिसोसिएशन नहीं होता है, ग्लूकोज डिसोसिएशन नहीं होता, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए, सेम। एंड फॉर द सेम नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, सेम। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम, मतलब कि 1 ग्राम यूरिया को मैं डिसॉल्व करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट आता है 100.28। उसी तरह से ग्लूकोज में भी क्या आएगा, 100.28, मतलब कि आंसर आएगा हमारा ए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये गुजकेट वाली एग्जाम में आया हुआ है, गुजकेट 2015। बॉइलिंग पॉइंट फॉर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड यूरिया आर सेम। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट पहले से बता दिया। आगे जो क्वेश्चन नंबर 16 था उसमें क्या था, हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना था कि यूरिया का ये है तो ग्लूकोज का क्या आएगा। अभी यहां पर ऑलरेडी बता दिया कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम है। यूरिया के ग्राम्स कितने दिए हुए, 3। तो मुझे बताया गया है कि व्हाट इज द वेट ऑफ सुक्रोज। रेडी, मैं सुक्रोज का कितना वेट डिसॉल्व करूंगी, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो आगे वाला जो क्वेश्चन था उससे रिवर्स क्वेश्चन है, तो क्या सॉल्यूशन निकल के आया, सेम। टिप्स तो दोनों में सेम आएगा। फॉर इक्विमोलर सॉल्यूशन डेल्टा टीबी ऑलवेज सेम रहेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। एंड दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम है, यस। तो ऑब्वियसली दोनों के मोल्स भी सेम हो गए, हाँ सेम हो गए। तो मैंने क्या लिखा है, दोनों के मोल्स को कंपेयर करके, रेडी, यूरिया में लिखा मैंने 3 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 16,
एंड सुक्रोज का मुझे मास निकालना है एंड सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास यहां पर मुझे दिया है, मतलब कि है पता मुझे 342, तो मास निकल के क्या आया W इज इक्वल टू 17.1 ग्राम। तो चलिए ये भी जो ट्रिक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। ओके, नाउ ऑस्मोसिस। चलिए बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑस्मोसिस का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, सी स्टेट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन शोइंग इन द फिगर। रेडी, यहां पर समझिए 3 हमें फिगर दी गई है बच्चों, समझ ले। फर्स्ट में लिया है ग्लूकोज, देन यूरिया, देन सुक्रोज। सभी में वो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 250 250 250 एंड 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम सुक्रोज। तो बच्चों ये कंसेप्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया कि जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम हो एंड जो भी सॉल्यूट कंपाउंड्स हैं उनके ग्राम्स सेम हो, रेडी, तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी नो दैट मोल वाला जो हमारा पार्ट है, मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। रेडी, मतलब मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जिसके मतलब कि जो भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कम होगा उनके मोल्स ज्यादा आएंगे और जिसके मोल्स ज्यादा आएंगे ऑब्वियसली उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मतलब कि मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। रेडी, तो हमने एक कंसेप्ट अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल के साथ पार्टिकल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड मोल एंड पार्टिकल्स ये मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या इसका सॉल्यूशन टिप्स जो हमने डिस्कस की थी, समझिए हमारे पास ये फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन MV। सभी के लिए W सेम, R सेम, T सेम, वॉल्यूम भी सेम। तो हम देखेंगे कि जो पाई मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चे लोग यहाँ सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, यूरिया का। रेडी, तो ऑब्वियसली कि ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, यूरिया का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर सी करेक्ट बताया है, मतलब कि यूरिया हाईएस्ट है। उसके बाद ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 80 है, यूरिया का 60 एंड सुक्रोज का 342। तो पहले आएगा यूरिया नंबर 1, उसके बाद ग्लूकोज का 2 एंड सुक्रोज का 3। ओके, चलिए अभी ऑस्मोसिस में ही उसका सब पार्ट एक छोटा सा आइसोटोनिक वाला पार्ट। तो चलिए आइसोटोनिक के यस काफी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। EIEEE में पहले जो भी JEE मेन करके है, JEE मेन, नीट, रेड, इस सारे एग्जाम में गुजकेट सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए मुझे क्या दिया है बच्चों, तो मुझे दिया है 2% W/V सॉल्यूशन यूरिया का दिया है। ओके, इट इज आइसोटोनिक मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 6% W/V अननोन सब्सटेंस के साथ सिमिलर है। तो अननोन सब्सटेंस का मुझे मॉलिक्यूलर मास पता कर रहा है। तो ये एक तरह का इस तरह का एक क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा, इस तरह से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो समझ लीजिए कि हमारा पहले स्मार्ट टिप्स में मैंने जो दिखाया, पहले समझ लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन में जो दिया था आइसोटोनिक, राइट। तो बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए मैं ये बात कह सकता हूँ, osmotic pressure of urea is equal to osmotic pressure of unknown solution. Okay, pi is equal to WRT upon MV, WRT upon MV. चलिए दोनों के R and T तो सेम रहेंगे, मतलब मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, RT कैंसिल। वॉल्यूम भी सेम रहेगा, कैसे, यहाँ पर बच्चों को परसेंटेज दिया है एंड परसेंटेज में वी नो दैट कि ऑलवेज वो जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना रहता है 100 ml। तो दोनों के वॉल्यूम भी सेम, राइट। तो बचा क्या, W upon M, W upon M, रेडी। तो यहां पर मैंने डेटा पुट करके फाइनल आंसर निकाल दिया 180। तो सभी क्वेश्चन में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना लंबा थोड़ा आपको टिप्स सॉल्यूशन दिखाया है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप डायरेक्टली यहाँ इस स्टेप से और डायरेक्टली आई कैन से दैट इस स्टेप से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके चलिए, ओके इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन 5.25% सॉल्यूशन दिया है मुझे अननोन सब्सटेंस का, इट इज आल्सो आइसोटोनिक, किसके साथ 1.5% यूरिया। ये बोथ दी सॉल्यूशन है सेम सॉल्वेंट एंड रेडी एंड डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। मतलब कि हम सब जानते हैं 1 ग्राम पर मोल जो डेंसिटी है जनरली वो वाटर की हम लेते हैं। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। मैंने बताया था अभी आपको कि ये EIEEE मतलब कि JEE मेन में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये EIEEE 2007 का बढ़िया सा क्वेश्चन है
और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप ओनली 30-40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा टेक्निक मैंने आपको बता दिया है। अभी अभी जो डिस्कस किया उसी टेक्निक से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए, ऊपर का ये यहां तक जो दिया है सिर्फ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए, अदरवाइज मेन पॉइंट इसका यहीं से स्टार्ट होगा। रेडी? चलिए, क्वेश्चन में ये 1 ग्राम पर मोल जो डेंसिटी हमें दी थी, क्यों दी थी भाई? तो वी कैन कन्वर्ट 1 ml इंटू 1 ग्राम, मतलब 1 ml को हम 1 ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसका मोलारिटी दोनों सेम आएगा। चलिए, ये सारी बकवास आपको नहीं समझ में आती, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस सभी को इग्नोर कीजिए। अभी अभी हमने जो फॉर्मूला निकाली थी वही से स्टार्ट कीजिए, W/m डेटा पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, अभी तो ये 4 फिगर देखकर आपके दिमाग के चक्के छूट गए, है ना? In which of the following system will the phenomena of osmosis takes place? बच्चों, ऑस्मोसिस कब होता है? जब दोनों और कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। पहले लिया मैंने यूरिया 0.4 मोल। बच्चों, हमको पता है यूरिया का डिसोसिएशन नहीं होता है, तो इसके नंबर ऑफ जो हम पार्टिकल्स आयंस निकालेंगे उसमें कैलकुलेशन ये रहेगा 0.4 × 1। CuSO4 में 0.2 एंड CuSO4 में 2 आयंस, Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, तो 2 आयंस, तो ये भी करीबन 0.4 ही हुआ। रेडी? मतलब कि दिस सॉल्यूशन इज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कौन सा है? आइसोटोनिक। सो व्हाट? नो ऑस्मोसिस। राइट? ओके। चलिए, बी ऑप्शन समझ लीजिए। यहां पर हमें आयंस कितने कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 और आयंस कितने दिए बच्चों हमें 3 टाइम्स पोटेशियम एंड 1 Fe, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस 4। जिन बच्चों को पता नहीं है मैं साइड में लिखकर बता देता हूं आपको, ये K3FeCN6 जो कंपाउंड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। राइट? तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं? तो बच्चे लोग, ये जो 3 पोटेशियम है उसके 3K+ एंड हमारा ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट। मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ बच्चों, हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, रेडी, उसमें से कभी भी कुछ भी बाहर नहीं निकलता है। मतलब ये कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जनरली आयोनिक बॉन्ड्स ही ब्रेक होते हैं। मतलब कि समझ लीजिए मैंने NaCl लिया है, तो NaCl वाटर में डिसॉल्व होकर Na+ एंड Cl- जनरेट करता है बच्चों। तो ये आयनिक बॉन्ड है, इसलिए वाटर में डिसॉल्व करने पर ये आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते हैं। जो हमारा ग्लूकोज है, तो बच्चे लोग ग्लूकोज में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां पर जो FeCN6 है उसमें इंटरनली आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स है। तो ये सारे बॉन्ड्स हम कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कंपाउंड सिर्फ डिसॉल्व होगा, उसका डिसोसिएशन नहीं होगा। रेडी? ये 2 वर्ड है, वो डिफरेंस है इसमें, डिसोल्यूशन एंड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस है। ओके बच्चों, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट जो कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें से कभी भी कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। मतलब आपको ये नहीं करना है कि इसमें से एक Fe 6C है, टोटल 7, 3 पोटेशियम, टोटल 10 आयंस, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ पोटेशियम एंड स्क्वायर ब्रैकेट, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने इसके 4। ओके, चलिए अभी साइड में जो दूसरा कंपाउंड दिया है बच्चे लोग, रेडी, वो एक्चुअली क्या है? दूसरा कंपाउंड मेरा ये एक्चुअली ये है, बेंजीन रिंग है मेरी, रेडी, C6H5, उसके ऊपर यहां पर है NH3+ एंड उसके साथ Cl-। तो टोटल नंबर ऑफ आयन दिस प्लस दिस, तो टोटल 1 + 1 = 2 आयंस। राइट बच्चों? तो चलिए इसमें मैं फिर से नीचे लिखता हूं, यहां पर 0.2 × 4 और इस तरफ 0.4 × 2। तो दोनों में नंबर ऑफ आयंस सेम है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इस सॉल्यूशन में भी क्या होगा? नो osmosis. Why? Because they are isotonic. ओके, चलिए सी वाटर एंड प्योर वाटर देखकर ही पता चल जाता है कि इसमें ऑस्मोसिस होगा बच्चों। चलिए अभी ऑप्शन डी देखते हैं। अच्छा, ऑस्मोसिस किस तरफ से किस तरफ होगा? सी वाटर टू प्योर वाटर और प्योर वाटर टू सी वाटर। तो ऑब्वियसली इट विल टेक्स प्लेस फ्रॉम प्योर वाटर टू सी वाटर। रेडी? क्योंकि सी वाटर मतलब इट इज दी one kind of a NaCl solution and this type of pure water solution. ऑप्शन डी में भी चलो साथ तो देख लेते हैं।
तो 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू में क्या करूंगा, 2 पोटेशियम 1 SO4, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 बने, तो इट विल बी 4.5 इंटू 10⁻³ चलिए इस साइड वाला है, इसके लिए क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है मुझे 4.5 इंटू 10⁻³ बच्चे लोग ग्लूकोज का डिसोसिएशन नहीं होगा तो इंटू 1, सो ये भी टोटल 4.5 इंटू 10⁻³ तो इट इज ऑल्सो आइसोटोनिक। तो इसमें भी ऑस्मोसिस नहीं होगा, तो हमारा आंसर यहाँ क्या निकल के आता है, सी। तो ये पूरे स्क्रीन का आप स्नैपशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से इसको लिख देना। ओके, तो चलिए आंसर देख लिया आपने, सी आया है। ओके चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 22 रेडी। ये जो अभी तक हमने आइसोटोनिक के जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए रेडी, उसके बेस्ड लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBCR आइसोटोनिक विद 0.91% WV NaCl सॉल्यूशन। तो बच्चे लोग हम सबको पता है कि RBC को अगर हम इस सॉल्यूशन में 0.91% NaCl वाले सॉल्यूशन में अगर हम रखेंगे तो उसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा राइट। बट इफ RBCR प्लेस्ड इन 5% NaCl एंड 0.5, एक 0.91 से कम दिया एक ज्यादा दिया राइट, तो उसके ऊपर इफेक्ट्स क्या आएंगे। तो चलिए पहले ऑप्शन देखने से पहले मैं कुछ आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं, समझ लीजिए। ये मैंने आपको 3 तरह की इमेजेस दिए, बीच में जो सेंटर में हमारा जो इमेज है राइट, इट इज द एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक, मतलब कि मैंने H2O को किस में रखा है, 0.91% वाले सॉल्यूशन में रखा है। चलिए अभी मैंने एक तरफ लिया है हाइपरटोनिक, एक तरफ लिया है हाइपोटोनिक। ओके, तो हाइपर हाइपो भी आपको पता होगा कि जो 0.91 से कम रहेगा रेडी, मींस के 0.5% वाला है, इट इज दी हाइपोटोनिक एंड हायर रेडी विथ हाइपर, मतलब हायर हाइपर वर्ड रेडी सिमिलर है, तो 5% वाला सॉल्यूशन है ये हाइपर कहलाएगा। तो अगर हम 0.5 में रखते हैं तो बच्चे लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर RBC का बर्स्टिंग हो रहा है, मतलब कि H2O यहाँ पर नीचे इमेज में आपको दिखाया हुआ है मैंने कि H2O उसके अंदर एंटर हो रहा है एंड हाइपरटोनिक में वाटर मॉलिक्यूल RBC से बाहर आएंगे, मतलब कि उसको श्रिंक करेगा। 5% वाला सॉल्यूशन है वो RBC को क्या करेगा, श्रिंक करेगा। रेडी, चलिए अभी आगे ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है मुझे, समझ गए, श्रिंक और कोलैप्स इन 5%, यस, एंड एक्सपांड और स्वेल इन 0.5%। चलिए ये तो करेक्ट है, लेकिन दूसरे कंफ्यूजिंग ऑप्शन हमें B, C, D क्या दिए है, एक्सपांड इन 5%, नो 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 रॉन्ग, एंड श्रिंक इन 0.5%, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। चलिए एक्सपांड एंड बर्स्ट इन 5% एंड देयर विल बी नो इफेक्ट, चलिए ये भी गलत गलत। चलिए देयर विल बी नो इफेक्ट इन 5%, रॉन्ग, और दिस चलिए मतलब ये सारे ऑप्शन ऐसे देखकर ही पता चल जाएगा राइट बच्चों। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, अभी मैंने हाइपर हाइपो आपके साथ डिस्कस किया, तो यहाँ पर 4 सॉल्यूशन दिए हुए, तो बच्चे लोग इन 4 में से जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा रेडी, इट विल बी अवर हाइपोटोनिक। तो आप कहेंगे सब का सॉल्यूशन, सभी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन तो 0.1 दिया है, तो कैसे पता चलेगा, सिंपल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सभी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा, इट विल बी अवर हाइपोटोनिक। रेडी, और ऑस्मोसिस प्रोसेस तो बच्चों लोग हमको पता है कि किस तरह से कैसे होता है, लो टू हाई, जो लो वाला है वो हाइपो कहलाएगा एंड हायर वाला हाइपर कहलाएगा। तो चलिए ये टिप्स हमने पहले डिस्कस किए हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने निकाले, तो सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑप्शन बी में आ रहे हैं राइट। चलिए अभी 24 सेम टाइप का क्वेश्चन है, हाइपरटोनिक, सबसे ज्यादा नंबर वाले जो पार्टिकल्स, मतलब कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वो ही सॉल्यूशन हमारा हाइपरटोनिक कहलाएगा। टिप्स भी इसमें सेम रहेगी राइट, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने निकाले, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं 0.1 इंटू Na2SO4, मतलब के 0.1 इंटू 3, सो इट इज द 0.3 राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 25, एन इलेक्ट्रोलाइट ए डिसोशिएट इनटू 3 आयंस एंड इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन कुछ दिया है 0.1 मोलर, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है रेडी, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है πB। अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.05 मोलर ए सॉल्यूशन
रेडी। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन देखिए काफी सिंपल है बच्चे लोग। हम इस सबको ये फॉर्मूला पता है, पाई इज इक्वल टू CRT। तो मैंने क्या किया, दोनों का सिर्फ रेशियो ले लिया, पाई A इज इक्वल टू ICRT, पाई B इज इक्वल टू, यहां पर हम I अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर। ओके, हम सबको पता होगा कि I हम एज ए वन टॉप फैक्टर ऐड करते हैं, क्योंकि मुझे यहां स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि कंपाउंड A इलेक्ट्रोलाइट है एंड इट इज डिसोशिएट इनटू 3 आयंस। तो मुझे ऑब्वियसली यहां पर I लगाना पड़ेगा, I इज इक्वल टू मैंने यहां पर 3 लिया हुआ है। दूसरा जो कंपाउंड है वो मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड है, तो मैंने उसके लिए यहां पर सिंपली IB की जगह पर 1 लिया है। बाकी तो सिंपली आप डेटा पुट कर आंसर ला सकते हैं। ओके, चलिए अभी इसमें आइसोऑस्मोटिक में एक नया पार्ट है, 12 ग्राम यूरिया इन 2 लीटर। रेडी। ओके, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl शुड बी डिसॉल्व इन 5 लीटर टू मेक दिस सॉल्यूशन आइसोटोनिक। 2 सॉल्यूशन दिए हैं, एक में मैंने यूरिया लिया है कितना, 12 ग्राम, वॉल्यूम कितना है उसका 2 लीटर। ओके, दूसरा तो 5 लीटर सॉल्यूशन, उसमें मुझे कितने ग्राम NaCl ऐड करने चाहिए जिसकी वजह से वो दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाए, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक का जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी तरह से हम क्या लिखेंगे, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर पाई यूरिया इज इक्वल टू पाई NaCl, WRT अपॉन MB, WRT अपॉन MB। लेकिन यहाँ पर ये स्टेप आपको रिमेंबर करना है। क्यों भाई बच्चे लोग, यहाँ पर I है, पहले मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें एक तरफ यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें NaCl का डिसोसिएशन हो सकता है, तो I को हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। बाकी सभी पार्ट सेम है, RT को कैंसिल करेंगे, वॉल्यूम को कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम 2 लीटर है, यहाँ पर 5 लीटर है, इसमें वॉल्यूम कैंसिल नहीं होगा। बाकी तो सभी डेटा पुट करके इस तरह से आंसर ला सकते हैं। ओके, चलिए अभी एक और इसी तरह का नया क्वेश्चन, जितना अंदर जाएगा उतना निकल जाएगा। वैसे तो मुझे लगा कि 25 पर खत्म कर देता हूं, लेकिन दूसरे मुझे 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिले, चलो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को ये यूजफुल होना चाहिए। रेडी, कोई भी अपने टेस्ट है या बोर्ड एग्जाम है कि कोई भी एग्जाम में आप ये वीडियो सिर्फ सिंपली देखकर जाएंगे तो 110% आप ये सॉल्यूशन चैप्टर तो अच्छी तरह से फोड़ेंगे। चलिए, इसमें क्या दिया है, 2 सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के लिए हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर, एक में है 1.5, दूसरे में 2.5। इफ 1 लीटर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द 2 लीटर ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, तो ऑस्मोटिक जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है उसका फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन ऐसा कुछ आपने पहले भी कहीं देखा है, याद कीजिए, हमने टॉपिक पहले पढ़ रखा है रूटीन क्लासरूम में, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। रेडी, ये 2 सॉल्यूशन है, इसको मिक्स करेंगे तो फाइनल मोलारिटी क्या बनेगी, बस उसी तरह का सॉल्यूशन इसका ही है। इसमें कुछ ज्यादा नया नहीं है, सिर्फ ये जो फर्स्ट जो फॉर्मूला है जनरली हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, तो आपको एज ए स्मार्ट टिप्स इसको याद रखना है। रेडी, पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट पाई, एंड जो रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा वो दोनों का मिक्सचर होगा। बाकी तो सभी डेटा यहाँ पर मैंने पुट किया हुआ है। रेडी, आप इसको पॉज करके सिंपली आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सिंपली सिर्फ मैंने ये फॉर्मूला आपको दिखाने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर लिया था, बाकी कैलकुलेशन में तो आप सभी मास्टर है ही, उसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर मुझे 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं एंड सामने जो ऑप्शन दिए उसको देखकर मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मुझे वर्ड्स नजर आ रहे हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, फिर लिखा है फिर अगेन हाइपरटोनिक, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि यहाँ पर मुझे जो सारे सॉल्यूशन दिए पहले मैं उसके नंबर ऑफ आयंस पार्टिकल्स निकाल लेता हूँ। रेडी, चलिए यहाँ पर पहला सॉल्यूशन है 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 1000। तो बच्चे लोग ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 180। यस, तो 180 ग्राम में डिसॉल्व करूंगा तो 1 मोल, 18 ग्राम करूंगा तो 0.1 मोल। यस, एंड 1.8 ग्राम करूंगा तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना बनेगा, 0.01। रेडी, अगेन 180 ग्राम 1 मोल, 18 ग्राम 0.1 एंड 1.8 तो 0.01। चलिए, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास है 6 ग्राम करूंगा तो मैं इसके मोल्स मतलब कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0.1 एंड सुक्रोज का मास है 342। अगर मैंने 34.2 लिया तो 0.1, 3.42 लिया तो 0.01 एंड
0.342 तो 0.001, रेडी। 1000 ml वाटर सब में लिया तो मोलर, ये भी मोलर और ये भी मोलर, रेडी। चलिए कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ गया। अभी वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला क्या दिया है, सॉल्यूशन बी इज हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन ए एंड सी। इनमें से कौन सा करेक्ट है, रेडी, वो मुझे पता करना है। तो सॉल्यूशन बी, यस, हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सी, यस, बी का कॉन्सेंट्रेशन दोनों से ज्यादा है, मतलब ये वाला चलिए करेक्ट है, रेडी। ओके चलिए, सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू बी। अरे कहां से आएगा हाइपरटोनिक, रेडी, इट इज अ हाइपोटोनिक, वी कैन से सॉल्यूशन ए इज अ व्हाट, hypotonic with respect to B, but it is hypotonic with respect to C, ready, ये मतलब गलत है। चलिए, water flows spontaneously from solution B to solution A and C, नहीं भाई, solution B का concentration ज्यादा है। okay, water flows spontaneously from solution B to A, ready, ये बोल रहे कि actually ये हो रहा है B to A, ready, and B to C, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा, इसमें ऐसा होगा कि एक्चुअली यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा A to B एंड यहाँ पर भी होगा क्या, C to B, एंड यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया था फ्रॉम B to A and C, ये गलत बात है। चलिए, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। चलिए, इसके बाद आगे है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, सी, यस, उससे ज्यादा, ए उससे ज्यादा बी, यस, कॉन्सेंट्रेशन देखा जाए तो ऐसा है 0.001, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन 0.01, उससे ज्यादा 1, तो इट इज अ सी, देन इट इज अ ए एंड बी, तो फोर्थ वन इज अ करेक्ट। तो व्हाट इज आवर आंसर, आवर आंसर इज ए एंड 4 आर करेक्ट। ओके बच्चे लोग, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, अभी लास्ट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, वांट ऑफ फैक्टर। तो चलिए, मैंने सोचा इसके भी कुछ एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं, तो बच्चों को इसके भी मैं जो नोट्स है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, दे पाऊंगा। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वांट ऑफ फैक्टर इज अ 1। तो वांट ऑफ फैक्टर का क्या हमें स्मार्ट टिप्स दिया हुआ है, अगर डिसोसिएशन प्रोसेस होगा तो आई ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, एसोसिएशन में लेस देन 1, एंड एसोसिएशन डिसोसिएशन अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो I इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पूछा गया है I इज इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज, क्योंकि NaCl में Na प्लस Cl माइनस होगा तो I ग्रेटर देन 1, KNO3 में K प्लस NO3 माइनस, तो अगेन I ग्रेटर देन 1, इसमें I इक्वल टू 1, एंड मैंने इसके लिए तो क्वेश्चन लिया है, दिस इज द एसिटिक एसिड, इसमें एसोसिएशन का प्रोसेस होगा तो I लेस देन 1। आपको बच्चे लोग याद होगा, ये कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, डाइमर, मतलब कि 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ओके चलिए, अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल इस तरह के क्वेश्चन स्टेट बोर्ड लेवल एग्जाम में नहीं आएंगे आपके, ये जी नीट इस तरह के एग्जाम में ही आने वाला क्वेश्चन। हमें यहाँ पर दिया है pH इज इक्वल टू 0.1 मोलर, मोनोबेसिक एसिड इज मेजर्ड टू 2। चलिए, pH हमें दिया हुआ है 2, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर मुझे पता करना है। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, जो कॉन्सेंट्रेशन जो डेटा दिया है ना, कुछ अलग मेथड से इसको हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम चैप्टर के साथ कनेक्ट करके दिया है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। पहले तो बच्चों लोग आप सबको ये पता होना चाहिए कि pH इज इक्वल टू 2, मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि H3O प्लस इज इक्वल टू, ये जो 2 लिखा है उसको आपको याद रखना है बच्चों लोग, इसको 10⁻⁻², मतलब कि 10 के पावर में लिखना है, और इसको हम 0.02 मोलर लिख सकते हैं। यस, चलिए इतना तो पता चल गया, कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अभी आगे ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। मुझे कैसे पता चला कि HCl, मैंने सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल लिया है बच्चों का, क्वेश्चन में HCl दिया है लेकिन मुझे दिया है मोनोबेसिक एसिड, रेडी, मोनो मतलब कि उसमें से एक ही H प्लस जनरेट होने वाला है। तो अगर HCl का डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, H प्लस एंड Cl माइनस। अगर HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो H प्लस भी 0.1 होगा, Cl माइनस भी 0.1 होगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पर ऊपर 0.01 है, नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ क्वेश्चन में जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये क्या है बताते हैं हम ये आपको बताना चाहते हैं कि HCl लिया था हमने 0.1 मोलर, उसका 100% डिसोसिएशन किसी वजह से नहीं हुआ है,
एंड जो भी डिसोशिएट होकर H प्लस आयंस जनरेट हुए हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01, लिया था कितना 0.1, डिसोशिएट होकर कितना हुआ 0.01। तो आप सोचेंगे सर यहाँ पर 0.1 क्यों लिखा, 0.01 क्यों नहीं? इट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन कि अगर 0.1 का 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो H प्लस भी 0.1 बनेगा, Cl माइनस भी 0.1 बनेगा, लेकिन ऐसा 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ है, इसकी वजह से H प्लस सिंपली मुझे कितने मिले 0.01 मिले। तो इसके आगे वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए तो मैंने स्टेप्स लिखे आपको इजीली समझ में आ सके इस तरह से। अगर 0.1 मोलर H प्लस हुआ रेडी तो 100% डिसोसिएशन जो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखाया हुआ है, लेकिन 100% डिसोसिएशन तो हुआ नहीं, हुआ कितना 0.01 मोलर जितना। तो अगर 0.01 मोलर H प्लस प्रेजेंट है तो कितना डिसोसिएशन हुआ, तो परसेंटेज में आएगा 10%। अगर मैं उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालूंगा तो 0.1%। अभी इससे अभी आगे वाला स्टेप काफी सिंपल सा है। वी ऑल नो दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू i-1 अपॉन n-1। अल्फा मैंने रख दिया रेडी, 1 मुझे पता है, n इज इक्वल टू, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि HCl का डिसोसिएशन होकर एक H प्लस एक Cl माइनस 2 आयंस बनेंगे। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिया है 2 लिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना था I निकाला 1.1 एंड उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला लिया पाई इज इक्वल टू ICRT। अगर किसी ने भी गलती से डायरेक्टली ये फॉर्मूला ICRT में I इज इक्वल टू 0.1 एंड RT लिख कर दे दिया तो शायद आप गलती से ए आंसर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन आपने I से मल्टीप्लाई नहीं किया तो राइट बच्चों। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा रिवर्स में भी समझाना एक बार चाहता हूँ। समझ लीजिए कि मुझे ये फॉर्मूला है I इज इक्वल टू ICRT, तो I कहाँ से निकलेगा, तो मुझे पता है अल्फा इज इक्वल टू I-1 n-1। तो चलिए अल्फा कहाँ से मिलेगा, तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये जो क्वेश्चन में 2 वैल्यू दी हुए बच्चों, एक क्वेश्चन में मुझे दिया है 0.1 रेडी, इट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड इसका डिसोसिएशन कम हुआ, इसकी वजह से मुझे सॉल्यूशन में कितने 0.01 मोलर जितने ही H3O प्लस मतलब के H प्लस मिले। तो डिसोसिएशन कितना हुआ, तो इस स्टेप से मुझे पता चला कि डिसोसिएशन ओनली 10% ही हुआ था राइट बच्चों। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे लगता है आपको इस स्टेप को रिमेंबर करना है, इसको भी आपको याद करना है और यहाँ पर I लेना आपको नहीं भूलना है, मतलब इसको भी आपको रिमेंबर करना है राइट बच्चों लोग। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आई होप बच्चों लोग कि आपको ये पूरा जो हमारा सेशन था उसमें मजा आया होगा रेडी। तो सभी को थैंक यू, जय स्वामीनारायण, बाय बाय।